नया चैप्टर नंबर 3 इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है जहां पर हम बेसिकली क्या डील करते हैं। यहां पर हम लोग डील करते हैं अबाउट एनर्जी कन्वर्शन। ओके, एनर्जी कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, and that is why it is termed as electrochemistry, बिकॉज हमने केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यहाँ कन्वर्ट करते हैं। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है? एनीथिंग नोन टू यू? सर बैटरीज, वेरी गुड। सो बैटरीज या सेल्स, तुम लोग मुझे बताओ क्या अंतर होता है? सेल एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग और बैटरी यूज करते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? कोई आइडिया? अगर नहीं तो इसे ढूंढना आज जाके कि क्या डिफरेंस होता है। पहले यहां बताओ, किसे तुम सेल कहोगे, किसे बैटरी कहोगे? बैटरी सेल हो गया सिंगल वाला, और सेल ओके, सो ये क्वेश्चन तुम लोग के पास रहा। मैं इसका आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, तुम लोग खुद से बताना, मेरा पूछने का वेट मत करो। यहाँ 3 फिगर देख रहे होगे, फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। ये तीनों ही एक एक तरह के बैटरीज हैं जिसे हम अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस में देखते हैं, जिसमें तुम लोग को शायद पता होगा कि ये पहला वाला जो है ये रिचार्जेबल नहीं है। इसका एक लाइफ टाइम होता है, जितना इसको इस्तेमाल करोगे उसके बाद ये डेड हो जाता है और इसे फेंक दिया जाता है। बाकी दोनों जो हैं ये रिचार्जेबल होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा बात है कि ये रिचार्जेबल नहीं है लेकिन ये रिचार्जेबल है। दोनों ही बैटरी क्या करते हैं? एनर्जी हम लोग को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब इन दोनों के अंदर क्या होता है? इन दोनों के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और वहां से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये पूरा चैप्टर इन्हीं के बारे में है। कैसे होता है, कौन सा रिचार्जेबल है, कौन सा नॉट रिचार्जेबल है, क्या फ्यूचर ट्रेंड है, हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन दिमाग में रखना, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बैटरी, ये एक्सपेक्ट करूंगा मैं नेक्स्ट क्लास। चलो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जो सबसे बड़ा टर्म जानना है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स वर्ड का मतलब होता है रिडक्शन, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जहां रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक साथ हो रहा है। ठीक है, साइमल्टेनियसली हो रहा है। सो अ रिएक्शन इन विच oxidation as well as reduction take place simultaneously is called redox reaction. Now, अनंत मुझे बताओ, रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है? याद है? थोड़ा सा रिवीजन कर ले। सर ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और कुछ या यही होता है? सर रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन नंबर। रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते थे ना, रिमेंबर? इसके जगह हम लोग और क्या कहते थे? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ऐड होना भी रिडक्शन होता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, शॉर्ट में। ये होता था रिडक्शन का एग्जाम्पल। जैसे पहला मान लो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जैसे CO2 है, अगर ये ब्रेक डाउन होके C+O2 बना दिया तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन कार्बन के साथ अटैच था और यहाँ पर कार्बन अकेले है, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव्ड हो गया। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कार्बन का रिडक्शन हुआ है? एग्री?
है ना। उसी तरह दूसरे तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे मान लो ये जिंक था, सॉलिड था, और ये Zn2+ हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? एनीवन? हेलो। सर ऑक्सीडेशन Sir, can you again repeat? इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 1 में कार्बन का रिडक्शन हुआ है, बिकॉज कार्बन इस यहाँ ऑक्सीजन के साथ था और यहाँ पर कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल में मैं बोल रहा हूं, जिंक है, सॉलिड था, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और ये Zn2+ हो गया। इस केस में इस जिंक को मैं क्या कहूंगा, ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या रिड्यूस हुआ है? नहीं आया समझ में? ऑक्सीडेशन भी पढ़ लो। हाँ आगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन का मतलब हो सकता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर क्या हो सकता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जस्ट इसका उल्टा लिखना है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये चैप्टर हम लोग कौन से चैप्टर में पढ़े थे, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह? वही तो है। यहां पर देखो, जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? इट इज ऑक्सीडेशन। सो इन द सेकंड एग्जांपल जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर और नॉट? समझ में आया? Yes sir. हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं बस रिवीजन करवा रहा था तुम लोग। तीसरा एग्जांपल में देखो, MnO2 है और ये बना रहा है Mn+O2। मुझे बताओ Mn ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है? Mn ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है? Reduce. रिड्यूस हुआ है। कैसे बोल सकते हैं? ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। एक और कैसे कह सकते हैं? जो प्रॉपर मेथड है ना वो ये है, सबसे अच्छा मेथड है उसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना। यहां पर Mn अगर फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? एकदम भूल गए हो क्या? कोई भी एलिमेंट फ्री फॉर्म में रहता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? एलिमेंटल स्टेट उसके 0। 0। यस, और यहाँ पर Mn का वैल्यू निकालेंगे ना हम लोग, कैसे निकालते थे याद आ रहा है? Mn का x पकड़ लेंगे, ऑक्सीजन 2 है, हर ऑक्सीजन के लिए -2 होता है और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0। x इज इक्वल टू -4, उधर जाएगा तो क्या होगा? +4। कुछ गलत किया क्या हमने? नो। अब मुझे बताओ क्या हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर +4 था और +4 से ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा या घटा? ऑक्सीडेशन नंबर घटना, और घटने को हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। सो इज इट अ रिडक्शन और नॉट? यस सर। सिमिलरली एक और रिएक्शन, लास्ट एग्जांपल, हम लोग इसके बाद ये सब नहीं पढ़ेंगे, ये सब रिवीजन तुम लोग कर लेना एक बार। ये मैं लिख रहा हूँ Zn+Cu2+, एंड इधर हो जाएगा Cu2++Zn। अब मुझे बताओ यहाँ पर Zn ऑक्सीडाइज हुआ है या रिड्यूस हुआ है? इसका फ्री फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर है 0। और मैंने गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी, जस्ट अ मिनट।
अब बताओ, अब सही है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो जिंक है वो फ्री स्टेट में है, फ्री एलिमेंट के ऊपर जो भी कुछ चार्ज अगर नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। राइट हैंड साइड में जो जिंक है उसके ऊपर कितना चार्ज है, +2 है। +2 इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2, पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर है, इसके ऊपर है चार्ज +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी +2। एंड राइट हैंड साइड का कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ। सर जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का रिडक्शन। जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का रिडक्शन हुआ, क्या करूं? है ना। यस। तो क्या मैं कह सकता हूं ये एग्जांपल नंबर 4 जो है ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इट इज अ यस। redox reaction because the oxidation and reduction can take place simultaneously। दोनों हो रहे हैं इस रिएक्शन में, साथ साथ हो रहा है। सो दिस इज अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। यहां पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है और एक उसका एक्सेप्टर होता है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन को जैसे ही डोनेट किया वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा ही हो रहा है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं यहाँ पर, चलो यहाँ पर हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं। ये रहा Zn, ये रहा Cu2+। अब Zn जो है ये इलेक्ट्रॉन का डोनर है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर को दे देगा। जिंक क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इस कॉपर को दे देगा। अगर ऐसा किया तो जिंक जो है वो हो जाएगा Zn2+ और कॉपर जो है वो हो जाएगा C। सो कौन ऑक्सीडाइज कौन रिड्यूस हो रहा है हम लोग आसानी से बता सकते। रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आया ना? एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो? ओके। रेडॉक्स रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। ओके, सो टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट टाइप जो है इसे हम कहते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा एक ही कंटेनर में। सेम कंटेनर के अंदर अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ऐसा जब भी रिएक्शन होगा तो उसमें जो चेंज ऑफ फ्री एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स में याद है ना आपको, हम लोग क्या कहते थे, गिब्स फ्री एनर्जी। तो ऐसा जब भी रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा ना। सो वो वर्क डन जो है वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होता है ऐसे केसेस। क्या मैं समझा पाया? रेडॉक्स डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? अनंत समझ में आया? यस सर। पहला पॉइंट एक ही कंटेनर में होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी एनर्जी वर्क डन होगा वहां पर, एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होगा वो इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा। इसका वेल नोन एग्जांपल है अभी अभी जो हमने देखा था वही। अगर हम एक CuSO4 के सॉल्यूशन को ले लें, यहां पर ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है ये CuSO4 है एक्वस कंडीशन में, और इसमें मैंने जिंक सॉलिड एक रॉड को डाल दिया। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जिंक का जो सॉलिड है पार्ट है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, और कॉपर जो लिक्विड फॉर्म में है वो नीचे ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा एज अ सॉलिड पार्टिकल। समझ में आया रिएक्शन में हो क्या रहा है? जिंक सॉलिड था और कॉपर जो था वो एक्वस फॉर्म में था CuSO4 में। धीरे धीरे रिएक्शन अंदर होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, और
इसके अंदर का जिंक जो है वो डिसॉल्व होने लगेगा और जो डिसॉल्व कॉपर था वो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठता जाएगा। और इस वक्त ये जब भी रिएक्शन होगा, इसका वर्क डन जो भी यहाँ पर हो रहा है, ये वर्क डन कन्वर्ट हो जाएगा हीट में। ये बर्तन काफी गर्म हो जाएगा। देखो ओवरऑल रिएक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं, जिंक सॉलिड था, इसको हम लोग CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो क्या होता है, जिंक ZnSO4 बना देता है और Cu जो है डिपोजिट हो जाता है। इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता था जो अभी हमने देखा था, Zn solid Cu2 plus Zn2 plus Cu solid. So this is a direct redox reaction. Any doubt up to this? No doubt? Okay. Type 2 जो है, this is called indirect redox reaction. इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग कंटेनर्स में किए जाते हैं। एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे कंटेनर में रिडक्शन होगा, और सर्किट को कंप्लीट कर देंगे हम लोग अपने एक तरीके से, वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के रिएक्शन में जो चेंज ऑफ एनर्जी होगा या चेंज ऑफ वर्क डन होगा, वो हीट के जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। And that is why it is used in galvanic cell or any other electrochemical cell. Difference समझ में आया? So please write down. पहला homework, difference between direct and indirect redox reaction. बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको लिख के मुझे भेजना। हो जाएगा ना? यस और नो? Yes. चलो, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले मैं तुम लोग को एक छोटा सा प्रोजेक्ट दे रहा हूं, ये करके मुझे एज अर्ली एज पॉसिबल बताना। प्रोजेक्ट जो है इसको ध्यान से सुन लो। तुम लोग के घर में जिंक से रिलेटेड और कॉपर से रिलेटेड क्या क्या प्रेजेंट होगा, सबसे आसान तरीके से अवेलेबल जो मिल जाए, क्या प्रेजेंट हो सकता है? एनी आइडिया? एम आई ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. जिंक से सबसे इजीली अवेलेबल आपके घर पे जो सामान है वो है गैल्वेनाइज स्क्रू। स्क्रू होता है, देखते हो है ना, सिल्वर कलर का दिखता है स्क्रू घर पे, उसके ऊपर जिंक कोटेड रहता है। तो गैल्वेनाइज स्क्रू ले लेना एक। और कॉपर से रिलेटेड क्या मिल जाएगा आपको, या तो वायर मिल जाएगा आसानी से, या पुराने जमाने के अगर आप कॉइन रखते हो तुम लोग तो कॉपर का कॉइन भी मिल सकता है। ठीक है, इनको अरेंज करो। इसके साथ साथ और एक चीज आपको लेना है, वो लेना है एक छोटा सा एलईडी, नॉट एलईडी बल्ब, अ सिंगल एलईडी। ऐसा होता है, देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह का इसके ऊपर कोटिंग होता है। इसको लेके क्या करोगे आप लोग, एक पोटैटो ले लोगे या फिर एक लेमन ले लोगे। इसमें स्क्रू को ऐड करना, इधर स्क्रू को डाल देना इस पोटैटो के अंदर, और इधर वायर या कॉइन जो भी डालो, एंड देन इन दोनों से इस एलईडी को कनेक्ट कर देना। वीडियो या फिर फोटो मुझे भेजोगे लोग, ठीक है? सेम चीज यहां करना, स्क्रू वायर कनेक्टेड टू एलईडी। एंड मुझे ऑब्जर्वेशन देख के बताना क्या यहां से लाइट एमिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो जाएगा, बहुत आसान प्रोजेक्ट है ना, घर पे कर सकते हो। ट्राई करेंगे सर। हम्म, ट्राई करेंगे सर।
अरे बहुत आसान चीज है, करो तो घर पे, साइंस में इंटरेस्ट लेना सीख लो। ये एलईडी ये मिल जाएगा कहीं यस सर। आप लोगों को, या तो दुकान पे या घर पे कोई खिलौना टूटा हो उसमें भी एलईडी होता है, उसको ले सकते हो। कोशिश करना कम वोल्टेज वाला एलईडी लेना, वरना ग्लो ही नहीं करेगा। डू इट। अगर ये आप करोगे तो इससे रिलेटेड चीज ही है हमारा नेक्स्ट, जिसको हम लोग कहते हैं गैल्वानिक सेल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऐसा ही चीज यहां हम लोग करते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन मैं आज बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास, आज एक ही क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसका डिटेल जो है उसको पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो कंटेनर लेते हैं सेपरेट सेपरेट, जिसमें एक में ऑक्सीडेशन हो और दूसरे में रिडक्शन। ठीक है, पहला वाला में हम लोग ZnSO4 का सॉल्यूशन लेते हैं, या कोई भी जिंक का सॉल्यूशन ले लेंगे, जिंक सॉल्ट, और उसमें जिंक का रॉड डाल देंगे, ये जिंक सॉलिड रॉड उसमें डाल देंगे। उसी तरह बगल वाले कंटेनर में यहां पर हम लोग CuSO4 या फिर कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं, सॉल्ट ऑफ कॉपर, उसी तरह यहां और एनी सॉल्ट ऑफ जिंक। यहां हमने जैसे जिंक का सॉल्ट में जिंक का सॉलिड रॉड को रखा था, इधर भी वैसे ही कॉपर के सॉल्ट में कॉपर सॉलिड रॉड को डाल देते हैं, और इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। बीच में इनका करंट को मापने के लिए हम लोग यहाँ पर एक मीटर लगा देते हैं। चलो, करंट किससे माप सकते हैं हम लोग, कौन सा मीटर होता है करंट मापने वाला? इन शॉर्ट हम लोग क्या कह देते हैं, गैल्वेनोमीटर। लेकिन करंट को कौन मापता है, एमीटर मापता है ना। वोल्टेज को पोटेंशियोमीटर मापता है। तो एक गैल्वेनोमीटर लगा दिए, ये इंडिकेट करेगा अगर करंट फ्लो होगा तो इसका जो डिफ्लेक्शन होगा कुछ ना कुछ। ठीक है ना। और ये सर्किट क्या कंप्लीट है, आप लोग मुझे बताओ कि करंट कभी भी, आपने यहाँ बैटरी लगाया है, ये एक बैटरी है, यहां से आपने एलईडी के पहले पोल को जोड़ दिया, और दूसरे पोल को अगर नेगेटिव से नहीं जोड़ा तो क्या करंट फ्लो करेगा इसके अंदर कभी भी? करंट तो होता है जब सर्किट कंप्लीट होता है, पूरा पाथ कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे करंट जाएगा और फिर वापस यहाँ आएगा। जब तक ये पूरा सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं होता है, करंट नहीं फ्लो करता। तो यहाँ देखो, यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू किया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, इलेक्ट्रॉन इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आया। तो ये सर्किट तो कंप्लीट नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन वापस आ जाना चाहिए अपने जगह पे। तो इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक ब्रिज यूज किया जाता है, दैट ब्रिज इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पाथ को फॉलो करके वापस यहां चले। नाउ द एंटायर सर्किट इज कंप्लीट। क्लियर? सिर्फ ओवरऑल बता रहा हूं कि ये सर्किट कैसे काम करता है, करंट कैसे फ्लो करता है। अभी डिटेल में हम लोग नहीं गए। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। स्वयं ये डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है या इनडायरेक्ट हो रहा है? सर डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट होगा? डायरेक्ट में क्या था? डायरेक्ट में मैंने क्या पढ़ाया था? अभी तो पढ़ाया था डायरेक्ट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन सेम कंटेनर में, और इनडायरेक्ट में क्या पढ़ाया था? डिफरेंट कंटेनर में होना चाहिए। क्या यहाँ एक ही कंटेनर है या अलग अलग कंटेनर है? अलग 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 है। कंटेनर। सो दिस इज अ इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज अ इनडायरेक्ट redox reaction। ये डिवाइस करता क्या है, पहला लाइन एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं आज। ये डिवाइस का काम क्या है? ये जो फ्री एनर्जी हो रहा है, वर्क डन कन्वर्ट जो हो रहा है ओवरऑल यहाँ पर जो भी होगा, उस वर्क डन को स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। सिंपल भाषा में कहा जाए
तो ये डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. सो दिस इज नथिंग बट अ सेल. दिस इज नथिंग बट अ सेल. ठीक है. इस रिएक्शन यहां पर जो ओवरऑल रिएक्शन होता है वो ऐसा होता है. जिंक सॉलिड, कॉपर एक्वस, जिंक एक्वस, कॉपर सॉलिड, जो हमने अभी देखा था डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में सेम रिएक्शन हो रहा था, वही रिएक्शन यहां भी हुआ. लेकिन कैसे हुआ ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ओके. आज मैं और ज्यादा नहीं बताऊंगा. यहां तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो. नेक्स्ट क्लास हम लोग गैल्वानिक सेल को डिटेल में पढ़ेंगे. No, sir, no doubt. ओके. सो No तुम लोग doubt. को ज्यादा मैंने नहीं बताया. तुम लोग होमवर्क एक बार फिर से नोट डाउन कर लो. एनसीईआरटी चैप्टर 2 न्यूमेरिकल फुल जो बचा हुआ हो. दूसरा, अभी यहाँ पर जो भी मैंने दिया, एक प्रोजेक्ट दिया और यहाँ से एक क्वेश्चन दिया. इस क्वेश्चन को जरा स्क्रीनशॉट ले लो. इस स्लाइड अभी कंप्लीट नहीं है तो मैं नहीं भेज पाऊंगा. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो. सर इससे पहले वाला दिखाई. Difference between हो गया. No doubt. direct redox reaction and the project is simple. गैल्वानिक सेल मॉडल. यह है गैल्वानिक सेल का सिंपल मॉडल. ये सिंपल सा मॉडल है ऑफ कन्वर्शन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ट्राई दिस एट होम. नेक्स्ट क्लास हम लोग पूरा इस चैप्टर को खत्म करेंगे और ट्राई करेंगे खत्म करने का, छोटा सा चैप्टर. ओके. गुड नाइट. बस. Thank you, sir.